हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईजीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए बेटा, बात कर रहे थे हम लोग फ्रॉग के बारे में। ठीक है, फ्रॉग के बारे में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसमें देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। अब देखेंगे इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या जिसको आप कहते हो कि ये श्वसन कैसे करता है ना, ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, इसके प्रोसेस कैसे होते हैं, कौन से ऑर्गन्स इसमें डेवलप होते हैं जिसके द्वारा ये श्वसन करता है। चलिए देखते हैं। स्किन एक्ट्स एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपको पता है, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि इनकी स्किन कैसी होती है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है ना, चिपचिपी सी होती है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वहां पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और कंटिन्यूअस म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से इनकी त्वचा चिकनी होती है। आल्सो जैसे कि आप कभी मेढक को पकड़ोगे तो वो खिसक जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें म्यूकस रिलीज होता है उसकी स्किन में, जिस वजह से वो फिसलती है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आल्सो इसकी स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि स्किन इसकी मॉइस्ट है, और मॉइस्ट स्किन वाले एनिमल्स के बारे में आपने सुना है कि जितने भी मॉइस्ट स्किन वाले एनिमल्स होंगे उन सब की त्वचा से गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करेंगे थ्रू दियर स्किन। तो वैसे ही ये भी करता है। स्किन एक्ट्स एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको आप कहते हो क्यूटिनेसियस रेस्पिरेशन। क्लियर? डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ये क्या करता है, जब ये सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की प्रक्रिया को जब ये शो करता है, तो उस टाइम जो रेस्पिरेशन करता है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू ही करता है। क्लियर? ऑनलाइन द बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स। इसमें लंग्स भी डेवलप होते हैं, वेल डेवलप इसमें लंग्स देखने को मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, आल्सो एक्ट्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो बक्कल कैविटी हो गई, स्किन हो गई, और इसकी लंग्स हो गए, तो ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। जैसे ह्यूमंस में लंग्स डेवलप हैं, वैसे ही इसमें भी लंग्स आपको देखने को मिलेंगे। Lungs are a pair of elongated pink colored sac like structure present in the thorax. Air enters through nostril into the buccal cavity and then in lungs. Then फिर क्या होगा? जो इनमें एयर जा रही है, तो पहले जैसे ह्यूमंस में जा रहा है, पहले बक्कल कैविटी में जाएगा। बक्कल कैविटी की बात क्या है? बक्कल कैविटी से ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाता है। तो वैसा ही प्रोसेस सेम इनमें भी देखने को मिलता है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, देखिए, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। दो डिफरेंट मेथड की मदद से ये रेस्पिरेशन करता है। एक तो होता है स्किन के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा होता है? तो दूसरा याद रखेंगे, इनमें लंग्स भी डेवलप होते हैं इन वाटर। देखिए, वाटर में क्या करता है? इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिसको आप कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। यही है कि डिफ्यूजन के द्वारा ये स्किन से गैसियस एक्सचेंज करता है। दूसरा होता है लंग्स के द्वारा, जिसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लंग्स डेवलप हैं और मॉइस्ट स्किन, ये दोनों ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये इसके लंग्स हो गए, जो कि कहां पर? थोरेसिक कैविटी के पास प्रेजेंट होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। ठीक, ये एक पेयर में प्रेजेंट होंगे, और इसकी मॉइस्ट स्किन भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें? फ्रॉग के ब्रीदिंग ऑर्गन्स के रूप में। क्लियर? चलिए देखिए, और इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी आपको दिखाई दे रही, राइट लंग्स हो गया, ये माउथ से क्या करता है? एयर को अंदर ले रहा है। ये लंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, मैं इनको अलग कलर से मार्क कर रही, ये है। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जैसे ह्यूमन लंग्स डेवलप होते हैं ना, वैसे ही इनमें भी लंग्स डेवलप होते हैं। ये लेफ्ट लंग है, वो राइट लंग हो गया। असोफेगस, बाकी ट्रैकिया, ट्रैकिया आपको ये दिखाई दे रही। ट्रैकिया के थ्रू, जैसे नोस्ट्रिल से हम भी क्या करते हैं, नोस्ट्रिल से नोज से हमने एयर को लिया अंदर, बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी से ट्रैकिया के माध्यम से वो लंग्स में पहुंचता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये आप लंग्स आप फ्रॉग देख सकते हो। चलिए, और देखिए, और अच्छे से दिखाई दे रहा क्लियरली, ये आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं।
क्लियर, ये दो जोड़े में लंग्स दिखाई दे रहे। बक्कल कैविटी, टंग हो गई, इसकी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गई, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है जिसको हम नोज कहते हैं, इसी की ऐसे ही इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे आते हैं। ऑन लैंड द बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लैंड में जब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता है तब कौन से ऑर्गन्स इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, तो दैट इज द लंग्स। लंग्स का यूज तब करेगा जब ये कहाँ पर रहेगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, मतलब कि स्थलीय आवास में रहेगा, तब लंग्स का यूज करेगा। जब वाटर में रहता है तब ये स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। The respiration by lungs is called as pulmonary respiration. Pulmonary respiration कहा जाता है जो कि lungs के द्वारा किया जाता है। The lungs are a pair of elongated pink colored sac like structure present in the upper part of the trunk region, जिसको thorax कहते हैं। क्लियर? Air enters through the nostril into the buccal cavity and then to lungs. During estivation and hibernation, gaseous exchange takes place through the skin. ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की प्रक्रिया होती है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन आपको पता है क्या है, तो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भी आपको मेढक नहीं दिखाई देंगे अपने आसपास के वातावरण में। आल्सो जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जैसे अभी गर्मी का महीना चल रहा है, आपको कहीं पर भी खास करके ऐसे एनिमल्स जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, ये बाहर के वातावरण में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। जब ठंडा रहेगा तब हो सकता है बाहर आ जाए, अदरवाइज ये क्या करते हैं, ये मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। बाहर ये रहेंगे तो इनको नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि ये पाइक्लोथर्मस एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, एक्टोथर्मल हैं, इसी वजह से ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दैट इज कि ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की प्रक्रिया होगी उस टाइम पे ये स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर? गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा करते हैं, तो ये स्किन के द्वारा उस टाइम गैसियस एक्सचेंज करते हैं। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि ब्लड का जो बहाव है वो कैसा होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप का और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हैं। अच्छा, ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि वहां पर एक बेसिकली हीमोसील जैसी एक कैविटी होती है या एक खाली कैविटी होती है, उसमें ब्लड भरा रहता है और जिसको जो चाहिए वो उस कैविटी से, ऐसे समझिए कि एक कुआं है, ठीक है, कुआं में पानी भरा है, जिसको जितना पानी चाहिए वो बाल्टी के माध्यम से अपना निकालेगा और लेके जाएगा। वैसे ही ऐसे एनिमल्स जो कि ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को शो करते हैं, तो उनमें बेसिकली कैविटी होती है जिसको हीमोसील कहा जाता है। उस हीमोसील कैविटी में ब्लड भरा हुआ होता है और जिस ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए वो लेके जाता है, उसी डायरेक्ट उसी हीमोसील कैविटी से। वहां पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है जिसकी मदद से वो पहुंचाया जाए। जैसे ह्यूमंस की बात कर लें, हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में आपको पता है कि ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं और जिस ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। लेकिन जो ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर डायरेक्ट ब्लड का फ्लो होता है और जो हीमोसील कैविटी है वहां से डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें ब्लड वेसल्स वेल डेवलप होती हैं। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दैट मीन्स कि ब्लड किसके मदद से फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स की मदद से ही पूरे बॉडी में फ्लो होता है। क्लियर? इंक्लूड्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, जैसे कि जिसमें तीन हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स और ब्लड, तीन कंपोनेंट मेन आते हैं किसमें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जब आप बात करते हो। एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी डेवलप होता है जिसमें आपको लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स डेवलप मिलेंगे। क्लियर? Heart is three chambered, two auricle and one ventricle and is covered by membrane called pericardium। Important point है, सारे पॉइंट अभी आपको पता है कि आपका सिलेबस अपडेट हुआ है और एनएमसी ने स्पेशली आपको फ्रॉग पढ़ने के लिए कहा है। वो इसलिए क्योंकि फ्रॉग के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से मिलते हैं। अब यहाँ पर एक अंतर आता है, जहां पर अंतर आता है, एक्सेप्शंस आते हैं, वहां पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पता है
कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड होता है एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। लेकिन एम्फीबियंस में क्या अंतर है, फ्रॉग में क्या अंतर है, तो फ्रॉग में अंतर यह है कि इसका जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड होता है। 3 चेम्बर्ड में 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें डबल सर्कुलेशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट टाइप का होता है। ठीक है बेटा, कैसा होता है तो बताएंगे, इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। अगर 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते तो कंप्लीट टाइप का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता, लेकिन यहाँ पर 3 चेम्बर्ड हार्ट है इसीलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक, बाकी इनका जो हार्ट है वो एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब समझ गए कि ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होगा। फ्रॉग हैव ए lymphatic system also, frog में भी lymphatic system develop होता है। The vascular system of frog is well developed close type. Frog has a lymphatic system also. The blood vascular system involves heart, blood vessels and blood. The lymphatic system consists of lymph channels and lymph node. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें आप क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसका हार्ट कैसे रिएक्ट करता है। फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा कि ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन रिच है, मतलब कि शुद्ध रक्त कह सकते हैं। और दूसरे साइड जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें आपको 3 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये कंप्लीट हो गया। तो ये 3 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। एक वेंट्रिकल होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं। ये क्या है? ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है। ठीक है, क्लियर? तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें ध्यान देंगे 3 तो दिखाई दे रहे हैं। 3 कक्षीय हृदय होता है और 3 कक्षीय हृदय में इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बस इतना याद रखना है आपको। चलिए और देखिए, हार्ट हैज 3 चेम्बर इन ए फ्रॉग, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। क्लियर? It has 3 chambers, 2 auricle and 1 ventricle and is covered by a membrane called पेरिकार्डियम। ये एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है जिसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस जॉइंस द राइट ऑट्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है। कहाँ पर? राइट ऑरिकल के बीच में, जिसको क्या कहते हैं? साइनस विनोसस कहते हैं, जो कि राइट ऑरिकम को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा। ये वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए वही पॉइंट लिखे हैं। ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस जॉइन द राइट ऑट्रियम। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स, जिसको वेना कावा कहते हैं। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू ए सैक लाइक कोन्स आर्टरियस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। क्लियर? ये देखिए आपको हार्ट का क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वेना कावा दिखाई दे रही। ठीक है, लेफ्ट एंटेरियर वेना कावा और ये पोस्टीरियर वेना कावा दिखाई दे रहा। ये इंड है। ठीक है, ये वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया, ये वेंट्रिकल दिखाई दे रहा और ये ऑरिकल है, एक यहाँ पे होगा और ये दूसरा यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये साइनस विनोसस दिखाई दे रहा ना, ये साइनस विनोसस, ये आपको वेना कावा दिखाई दे रही है। यहाँ से ये ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। चलिए आगे देखिए, और एक स्ट्रक्चर कलरफुल दिखाई दे रहा, तो इसमें और समझ में आ रहा होगा। ये साइनस विनोसस दिखाई दे रहा। ठीक है, ये क्या है? ये है साइनस विनोसस। ये है एंटीरियर वेना कावा का पार्ट और इधर है ये पोस्टीरियर वेना कावा का पार्ट। ठीक, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्लड पंप फ्रॉम द वेस्कुलर हार्ट कैरी टू ऑल बॉडी पार्ट बाय द आर्टरीज
सिस्टम या फिर इसको कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम वीनस सिस्टम। Hepatic portal system, venous connection between liver and intestine, and renal portal system between kidney and lower parts of the body are seen in frog। ये दोनों देखने को मिलते हैं। Hepatic portal system बहुत इंपॉर्टेंट है और रीनल पोर्टल सिस्टम, ये दोनों इसमें डेवलप मिलते हैं। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि वीनस कनेक्शंस का लिवर और इंटेस्टाइन के बीच जो कनेक्शन होता है उसको कहा जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब कि किडनी और लोअर बॉडी पार्ट्स का जो कनेक्शन है उसको रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये दोनों वेल डेवलप होते हैं फ्रॉग में। क्लियर। ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा एंड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन्स हीमोग्लोबिन। अच्छा, ह्यूमन आरबीसी को आपको पता है कि ये क्या होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। मेच्योर आरबीसी जो कि ह्यूमंस में अगर बात करते हो तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड वाटर टू टिश्यूज। इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो ब्लड का जो काम है वो डाकिये की तरह काम करता है ना। ब्लड का काम है एक जगह से चीजों को लाना, दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो वही काम है गैसेस एक्सचेंज में, न्यूट्रिशंस में। ठीक है, तो इन सबको पहुंचाने का काम करता है एज यूजुअल, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। चलिए, डायग्रामिक व्यू ऑफ फ्रॉग हर्ट। ये फ्रॉग के हर्ट का आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो, दो ऑरिकल दिखाई दे रहे हैं। ये लेफ्ट ऑरिकम हो गया और ये राइट ऑरिकम हो गया। ठीक है, दो ऑरिकल और सिंगल वेंट्रिकल, दैट मीन्स 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गया। ठीक है, बाकी आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देंगे। चलिए, अब आते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, इनके उत्सर्जी तंत्र की बात करते हैं। इनमें क्या क्या होते हैं, इंक्लूड्स किडनी 2 होती हैं, यूरेटर 2 होते हैं, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर, इतने स्ट्रक्चर होते हैं। 2 किडनी होती है वन पेयर में यूरेटर देखने को मिलेंगे, एक क्लोएका देखने को मिलता है। अच्छा, क्लोएका हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। क्लोएका एक ओपनिंग है जिसमें से सारे के सारे काम होते हैं, चाहे वो फीकस का एक्सक्रीशन हो, यूरिन एक्सक्रीशन हो, है ना, या फिर सेक्सुअल डिस्चार्ज हो, वो तीनों के तीनों इसी क्लोएका के माध्यम से होते हैं। किडनीज आर डार्क रेड एंड बीन शेप्ड, found posterior in the body cavity on both side of vertebral column. Each kidney is formed of uniferous tubules जिसको nephrons कहा जाता है। 2 ureters injured from the kidneys। 2 यूरेटर क्या है, किडनी से ऐसे इमर्ज रहते हैं, इमर्ज लिखा है, इमर्ज मतलब कि जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको किडनी दिखाई दे रही है बीन शेप की, जैसे कि क्या होता है, राजमा देखा है ना, राजमा वाला जैसे ह्यूमंस में होती है वैसे ही इसमें भी होती हैं। और ये 2 यूरेटर इसी से लगे हुए होते हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर में आके खुलते हैं। चलिए, स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। दोनों के दोनों, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम, दोनों डेवलप होते हैं फ्रॉग में। द फॉर्मर इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। चलिए, इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। यहाँ पर याद रखेंगे, जो मेल और फीमेल होते हैं, मेल में क्लोएका में यूरेटर भी ओपन हो रहा है। ठीक है, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर कह लीजिए, वो भी यूरिन का डिस्चार्ज क्लोएका से होगा, सेक्सुअल डिस्चार्ज क्लोएका से होगा। आल्सो जो फीकस है वो भी क्लोएका से ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे, जो फीमेल्स हैं उसमें यूरेटर और ओविडक्ट ये दोनों सेपरेट ओपन होती हैं, कहाँ पर, क्लोएका में। The thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum, which also opens into the cloaca. The frog excrete urea and thus is a ureotelic animal. ये यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। फ्रॉग कैसा है, तो फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है, दैट मीन्स कि ये यूरिया का उत्सर्जन करने वाला होता है। अब आते हैं, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका आगे पढ़ना है हमको, इसका ब्रेन। ठीक है,
तो ये इसका ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, इसमें ब्रेन कैसे डेवलप होता है। तो पहले बात करेंगे खैर एंडोक्राइन सिस्टम की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा आता है न्यूरल सिस्टम, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो पहले देखेंगे इसमें एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine glands secretes hormones. एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड हो गई, पीनियल बॉडी है, पैनक्रियाटिक आइलेट्स हो गई, एड्रिनल्स हो गई और गोनेड्स। ये सारी की सारी डेवलप होती हैं इसमें, ये सारी ह्यूमंस में भी डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि दिखाई दे रही हैं और ये फ्रॉग में डेवलप होती हैं। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग, ये आपको ब्रेन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ब्रेन के पास ये आपको थाइमस हो गई, स्टमक वॉल दिखाई दे रही, गोनेड्स, जिसको आप गोनेड्स मतलब कि मेल एंड फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स में आपके टेस्टिस आते हैं और फीमेल गोनेड्स में ओवरी आती हैं। क्लियर? किडनी हो गई, एड्रिनल ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, ड्यूडेनम वॉल, पैनक्रियाज दिखाई दे रही, थायराइड और पिट्यूटरी बॉडी। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको फ्रॉग में वेल डेवलप मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थायराइड ग्लैंड्स मेक्स थायरॉक्सिन टू कंट्रोल हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म एंड मेटामॉर्फोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला पॉइंट। आपने पढ़ा ना कि ये क्या करता है, ये एक बार में लास्ट सेशन में हमने देखा कि जो फीमेल होती है वो 2500 से लेके 3000 अंडे देती है एक बार में। अब इन अंडों का काम क्या होता है कि इनसे लार्वा बनता है और वो लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस करता है। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होता है तो ये जो लार्वा है ये मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो चेंज नहीं हो पाएगा। जैसे कि वो फ्रॉग में आप देखते हो, जो फ्रॉग है एक्चुअल में ये ऐसे डेवलप नहीं होता। देखिए ये 2 days ओल्ड टेडपोल, ये टेडपोल का लार्वा है, टेडपोल लार्वा दिखाई दे रहा है। फिर 2 वीक में आपको ऐसे दिखाई देगा, 8 वीक में आपको ये कुछ ऐसा मछली के आकार का दिखाई देगा, उसके बाद 10 वीक में आपको ऐसा दिखाई देगा और फिर ये क्या होगा, फ्रॉग एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो फ्रॉग के जो ओवम है या अंडे हैं, फ्रॉग के जो स्वर्ण है या जिनको आप एक तरह से कह सकते हो कि इनके अंडे हैं, उसके वो फर्टिलाइज होके एक तरह से क्या बनाते हैं, टेडपोल लार्वा बनाते हैं। जाइगोट इसके डेवलप होके टेडपोल लार्वा, उसके बाद इसका पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसमें अगर ये थायरॉक्सिन की कमी हो गई तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी। जो ये लार्वा है वो चेंज होता है, जैसे कि ये लार्वा है ना, इसमें आपको टेल दिखाई दे रही, ठीक है, इसमें आपको टेल दिखाई दे रही है, लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग है उसमें आपको टेल नहीं दिखाई दे रही है। तो वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान चेंज होते हैं, इसी वजह से ये टेल गायब हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉग में जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो मेन काम है मेटामॉर्फोसिस का, ठीक है, यदि थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगी। The prominent endocrine glands found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenals and gonads। देखिए अब दूसरा पार्ट आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया जिसमें अपने एंडोक्राइन सिस्टम देखा, वेल डेवलप होता है, ठीक है। दूसरा आता है नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आती हैं। दोनों इसमें वेल डेवलप देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसको सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कहा जाता है, ये भी डेवलप होते हैं। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व डेवलप होती हैं, ठीक है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से निकलती हैं। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी ब्रेन बॉक्स जिसको क्रेनियम कहा जाता है। क्रेनियम मतलब कि जिसको खोपड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे हमारी खोपड़ी है वैसे ही इसमें भी छोटी होती है बट वैसे ही डेवलप होती है, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि स्केलेटन का बना हुआ होता है। चलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स आते हैं, एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आती हैं, ठीक है। These are 10 pair of cranial nerves arising from the brain.
ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, जिसको क्रेनियम कहा जाता है। बिल्कुल वही बात लिखी है जो हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें ब्रेन दिखाई दे रहा है। फ्रॉग का जो ब्रेन है इसमें आपको ये देखिए ये नर्व्स डेवलप हुई दिखाई दे रही हैं। सेरिबेलम हो गया, ऑप्टिक लोब, डाइसिफेलॉन, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एंड ये ऊपर ऑल्फैक्टरी लोब्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक ब्रेन है फ्रॉग का। और देखते हैं द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर डाइसिफेलॉन। क्लियर। मिड ब्रेन में क्या क्या होता है? इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, एक पेयर में ऑप्टिक लोब्स होती हैं। हिंड ब्रेन में इंक्लूड्स सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा passes out through the foramen magnum and continuous into spinal cord which is enclosed in the vertebral column. क्लियर। तो ये मेडुला वाले पार्ट में होता है। देखिए और देखते हैं The brain is divided into 4 brain, mid brain and hind brain. 4 brain includes olfactory lobes, paired cerebral hemisphere and unpaired dicephalon. The mid brain is characterized by a pair of optic lobes. हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लिगेटा। ये तीनों पार्ट हो गए, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। द मेडुला ऑब्लिगेटा पासेस आउट थ्रू द foramen magnum and continuous into spinal cord which is enclosed in the vertebral column. तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर। चलिए अब ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल ब्रेन है एक फ्रॉग का, ठीक है। ये एक्चुअल ब्रेन है, मतलब कि ये फ्रॉग अगर जिंदा काट के देखेंगे, है ना, मतलब एक जो फ्रॉग होता है उसमें एक्चुअल में ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये फ्रॉग का एक्चुअल ब्रेन है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा। चलिए अब आगे आते हैं। सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड्स, इसमें सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सेंसरी पेपली होती है टच के लिए, है ना, टच के लिए मतलब कि देख रहा है कि आसपास क्या चीजें हैं, टच से पता करने के लिए। टेस्ट बर्ड्स होती हैं टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। नेजल एपिथेलियम स्मेल के लिए होती हैं और सिंपल आईज होती है फॉर विजन, पेयर्ड एंड सिचुएटेड इन ऑर्बिट। टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स, टिम्पैनम होती है इंटरनल ईयर के फॉर्म में, या कह सकते हैं बाहर से एक टिम्पैनम दिखाई देता है और वो अंदर कनेक्टेड होता है इंटरनल ईयर से। फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, ये आपको टिम्पैनम दिखाई दे रही है जो कि क्या है, एक्सटर्नल ईयर की तरह दिखाई देता है और ये इनर साइड पे इंटरनल ईयर से अटैच होता है। ये आपकी ये इसको आंखें दिखाई दे रही हैं, इसकी आंखें दिखाई दे रही है, ठीक है। आंखों में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऊपर से चढ़ी होती है, ठीक है। चलिए, फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन्स एंड टच। सेंसरी पेपली टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आईज एंड हियरिंग के लिए टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स। आउट ऑफ दिस आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व्स एंडिंग। क्लियर। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इनकी आंखें दिखाई दे रही हैं और आंखों में ये आपको क्या है, एक परत दिखाई देती है जिसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ऊपर से एक परत चढ़ी होती है ना, मतलब कि आंखें हैं और आंखों के ऊपर से कोई झिल्ली लगा दिया है, पर्दा लगा दिया है। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि जब ये वाटर में होता है, पानी में होता है, तो ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है ये एक तरह से आंखों में पानी ना जाए उसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्लियर। चलिए आगे देखिए। आईज इन ए फ्रॉग आर ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल। These are simple eyes possessing only one unit. External ear is absent in frog and only tympanum can be seen externally. The ear is an organ of hearing as well as balancing, जो कि इक्विलिब्रियम का काम होता है। तो जैसे कि हमारे में ये ईयर डेवलप होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन, वैसे फ्रॉग में डेवलप होते हैं। बस एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा टिम्पैनम दिखाई देता है जिससे वो कह सकते हैं वो इंटरनल ईयर से कनेक्ट होता है, उसी के माध्यम से वो सुनता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिएगा। इसमें जो आंखें दिखाई दे रही है ना, इसकी जो आंखें दिखाई दे रही हैं वो पता है कहाँ पर होती है? वो इसके
यहाँ पर होती हैं, ऊपर होती हैं, और जब ये शिकार को पकड़ता है तो पता है ये आंखें इसकी ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं, है ना, ये ऑर्बिट में प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि इसमें लिखा है ना, ये एक कहाँ पर देखने को मिलती है, ऑर्बिट में। और इस ऑर्बिट ये आंखों को ये क्या करता है, जैसे कि कोई शिकार पकड़ता है और ये मुंह में लेता है, तो ऊपर से आंखों को भी ये प्रेस करता है ताकि वो आंखें नीचे की ओर दबे, या फिर उनके जो स्ट्रक्चर है वो नीचे दबे, और वो उस शिकार को पकड़ के रखने में मदद करती है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ येलोइश ओवल टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस होते हैं, विच आर फाउंड एडियर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको मीजोरकियम कहते हैं। वासा इफ्रेंसिया 10 to 12 in number arises from testes. They enter the kidney on their side and open into Bidder's canal. It communicates with urinogenital duct that comes out of the kidney and opens into cloaca. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिंगल ओपनिंग होती है क्लोएका, जिसमें कि आप देख रहे हो क्या है, यूरिनरी डक्ट हो गई जिससे यूरिन पास आउट होना है, और आल्सो सेक्सुअली जो स्पर्म इसको रिलीज करना है वो भी, और फीकस भी, तीनों एक ही ओपनिंग से रिलीज किए जाते हैं, जिसको क्लोएका कहा जाता है। द क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियम चेम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे, क्योंकि फीकस वाला माध्यम कई बार होता है कि कंफ्यूज होते हैं कि फीकस के लिए शायद अलग से नस डेवलप होता है, नहीं होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, क्लोएका ही होता है, क्लोएका से ही फीकस भी जाएगा, क्लोएका से ही यूरिन भी पास आउट होगा, और क्लोएका से ही स्पर्म भी बाहर जाएंगे। चलिए देखिए, फ्रॉग हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Male reproductive organs consist of a pair of yellowish ovid testes which are found adhere to the upper part of kidney by a double fold of peritoneum called mesorecum. ठीक है, vasa efferentia are 10 to 12 in number that arises from testes. They enter the kidney on their side and open into Bladder's canal. Bidder's canal. The Bidder's canal is a longitudinal tube situated along the median edge of the kidney, communicating with the transverse कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक नया पॉइंट आता है यहाँ पर, विडर्स कैनाल, ये पूछ लेता है तो इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। ये क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है, एक लंबी ट्यूब के समान संरचना होती है, ठीक है। Finally, it communicates with the urinogenital duct and that comes out the kidney and opens into the cloaca. Clear? देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये किडनी दिखाई दे रही है, ठीक है। किडनी में लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट दिखाई दे रही है ये, ठीक, और यही फिर बाहर निकलती हैं यूरेटर के माध्यम से। यहाँ पर ये आपको बिडर्स कैनाल दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, ये बिडर्स कैनाल है। चलिए और अच्छे से देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉग का, ये आपको पता है फिगर एनसीईआरटी का फिगर है। तो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपकी एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, बाहर से बेटा जी नहीं पूछा जाएगा। तो ये जितने एनसीईआरटी वाले फिगर हैं उनको तो बहुत ध्यान से देख लेंगे। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट दिखाई दे रही है, जिससे यूरिन और जेनाइटल मतलब कि यूरिन और स्पर्म दोनों रिलीज होते हैं, कहाँ पर, क्लोएका में, ठीक है। ये आपको क्लोएका दिखाई दे रहा, तो ये क्लोएका की ओपनिंग है, यहाँ से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये जो कि किडनी से अटैच होती है, यहाँ से आती है और ये क्लोएका में ओपन होती है, क्लोएका से फिर ये बाहर निकलती है। बाकी स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस भी याद रखेंगे, टेस्टिस, इसके टेस्टिस ना किडनी के अपर पार्ट पे होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड आपको दिखाई दे रही, रेक्टम हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, क्लियर। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। चलिए अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ ओवरीज
The ovaries are situated near kidneys and here is no functional connection with kidney. यहाँ पर ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है लेकिन कोई फंक्शनल इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है. A pair of oviduct arises from the ovaries into ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली. अच्छा, अभी आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस ओवरी के टेस्टिस किडनी के ऊपर प्रेजेंट थे, तो वहां पर किडनी और टेस्टिस से जो एक ही सेम डक्ट निकल रही थी जो कि आके क्लोएका में ओपन हो रही थी. लेकिन जो टेस्टिस है उससे ओविडक्ट अलग निकलती है और जो किडनी है उससे यूरेटर अलग निकलता है. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखेंगे कि जो ओवरी की ओपनिंग होगी या ओवरी से ओविडक्ट जो निकलता है वो अलग सेपरेटली जाके अटैच होता है. कह सकते हैं कि जो क्लोएका है वहां पे अलग खुलता है और जो किडनी है वहां से जो ओविडक्ट वहां से जो यूरेटर आता है वो अलग जाके ओपन होता है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही अंतर है. ए मैच्योर फीमेल कैन लेस 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम. जैसा कि मैंने बताया कि एक मैच्योर फीमेल एक टाइम पे 2500 से 3000 तक ओवम रिलीज करती है. देखिए, द क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियन चेम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल matter, urine and sperm to the exterior. The female reproductive organ includes a pair of ovary. The ovary are situated near kidney and there is no functional connection with kidney. ओवरी किडनी के ऊपर प्रेजेंट तो होती है लेकिन किडनी के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं कहती है कि भैया आधा काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, तुम कुछ सहयोग कर दो. ऐसा उनका कोई रिलेशन नहीं होता. A pair of oviduct arises from the ovary opens into the cloaca separately. क्लियर. ये देखिए क्लोएका में ये अलग ही सेपरेटली ओपन होता है. और एक फीमेल जो होती है, फीमेल एज कंपेयर टू मेल बड़ी होगी, ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा. इसमें आपको फीमेल दिखाई दे रही, मेल दिखाई दे रहा. मेल में हमने देखा था कॉपुलेटरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, कॉपुलेटरी पैड डेवलप होते हैं जो कि उसके थंब के पास होते हैं, है ना. यहाँ पे देखा था थंब के पास उसमें कॉपुलेटरी पैड होता है जो उस पैड को वो जाके क्या करता है, फीमेल की बॉडी से चिपकाता है ताकि वो खिसकने ना पाए. क्योंकि इनकी बॉडी में म्यूकस रिलीज होता रहता है. बॉडी में स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, तो अगर ये ऊपर बैठ रहा है और इसकी स्किन मॉइस्ट है तो ये खिसक जाएगा ना. तो उसके लिए देखिए आपको इसका हाथ दिखाई दे रहा ना, आगे वाले लिम्स दिखाई दे रहा है. आगे वाले लिम्स में कॉपुलेटरी पैड डेवलप है जो कि एक तरह से चुंबक की तरह काम करते हैं. जब वो चिपकने वाले होते हैं, अब वो जाके यहाँ पर इसकी जो फीमेल है, फीमेल के थोरेसिक वाले पार्ट में नीचे साइड उसको अटैच कर देता है, जिसकी वजह से ये जिसकी वजह से ये कॉपुलेशन कर पाते हैं. उसके बाद जब कॉपुलेशन होगा तो स्पर्म एंड एग्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर. इनके जो स्पर्म है एंड एग्स है वो वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे और वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होगा. ये याद रखेंगे, वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर में देखने को मिलेगा. वाटर में फिर जाइगोट बनेगा और फिर वो डेवलप होके क्या करता है, टैडपोल लार्वा बनाता है. लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है. ठीक है, देखिए, A mature female can lays 2500 to 3000 ova at a time. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है एंड टेक्स प्लेस इन वाटर में होता है. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल लार्वा. तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं जिसमें लार्वल कंडीशन देखने को मिलती है, ऐसे डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है जिसमें लार्वल कंडीशन होती है. तो याद रखेंगे इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होगा, वहां पर टेडपोल लार्वा बनता है और ये आपको पता है कि स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है. क्लियर, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल. देखिए इसमें आपको इसकी लाइफ साइकिल दिखाई दे रही.
fertilization is external, takes place in water. Development involves in a larval stage called tadpole and it undergoes metamorphosis to form a adult. तो देखिए ये एग्स हो गए, ठीक है, एग्स से इनके एम्ब्रियो बने, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग हो गए, उसके बाद एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से फिर ये क्या होता है, ये टैडपोल लार्वा में डेवलप होता है। टैडपोल लार्वा के 2 लेग्स डेवलप होंगे, टैडपोल लार्वा विथ 4 लेग्स, 4 लेग हो गए। उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस के दौरान फिर ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, उसके बाद से फिर रिप्रोडक्शन चलेगा और ये पूरी इनकी लाइफ साइकिल होती है। ये देखिए और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा, ठीक है, ये इसके एग्स हो गए, एम्ब्रियो डेवलप हुआ, एम्ब्रियो से टैडपोल क्लिंगिंग टू वाटर प्लांट, एक्सटर्नल गिल्स फॉर ब्रीदिंग। इसमें टैडपोल में अच्छा टैडपोल में गिल्स डेवलप होते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैडपोल में जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स होते हैं, जैसे कि मछलियों में होते हैं, और जो एडल्ट फ्रॉग है उसमें जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स होते हैं, एक तो उसकी स्किन होती है और दूसरे उसमें लंग्स डेवलप होते हैं। तो ये एक मुख्य अंतर है, ये भी याद रखेंगे। टेल्स कीप्स फॉर गोइंग, इसमें टेल्स देखने को मिलती है, किसमें, टैडपोल लार्वा में। फिर इसमें 4 पैर डेवलप होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। लिप्स फ्रॉम फूड स्टोरेज इन टेल, अच्छा इसमें जो टेल डेवलप होती है उसमें ये फूड को स्टोर करके रखता है, खाता है मतलब। फिर फ्रंट लेग्स अपीयर होंगे, टेल बिकम शॉर्टर, फिर धीरे धीरे क्या है, टेल इनकी छोटी होती जाएगी। और जब मेटामॉर्फोसिस होगी एक यंग फ्रॉग को, तो यंग फ्रॉग में आप देख रहे हो कि टेल फिर गायब हो जाती है और एडल्ट फ्रॉग फिर इसी से बड़ा होकर एडल्ट फ्रॉग बनेगा, ठीक है। तो ये इनकी कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गई। अब यहाँ पर आपको जो एग्स दिखाई दे रहे हैं, अगेन ये फिर जब एडल्ट फ्रॉग फिर से रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर मेल एंड फीमेल अपने स्पर्म एंड ओवम रिलीज करेंगे वाटर में, वाटर में अगेन फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फिर इनकी लाइफ साइकिल चलेगी। क्लियर? चलिए देखिए एक और फिगर आपको अच्छे से समझाने के लिए, इतने फिगर दिखाने का मतलब यही है कि आप क्लास के दौरान ही सारी चीजें याद कर लें, आपके दिमाग में चीजें बैठ जानी चाहिए। ये एक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रियो इनसाइड एक्स। उसके बाद ये टैडपोल लार्वा दिखाई दे रहे हैं, टैडपोल लार्वा, फिर स्किन ग्रो ओवर इल्स, इनमें गिल्स डेवलप होते हैं। फिर क्या है, फिर हिंड लिम्स डेवलप होंगे, मतलब कि पैर इनके डेवलप होंगे। उसके बाद टेल इनकी, इनमें टेल डेवलप होती है जो कि ये लार्वा में दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रोथ होती है वैसे वैसे ये कम होती जाती है और एडल्ट में ये खत्म हो जाती है, ठीक। चलिए अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। फ्रॉग को तो हम पढ़ लिए, लेकिन इसका काम क्या है भैया, ये क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं हम फ्रॉग को, तो आइए इसको समझ लेते हैं। दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, एक तो ये जो फसलें होती हैं उनको बचाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऐसे कीट हैं, कीट पतंगे हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे टिड्डे हो गए, ठीक है, बहुत सारे और ऐसे इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे छोटे, तो उनको ये खा के और क्रॉप को बचाने के काम करते हैं। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस बाय सर्विंग एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड बिन इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट फूड के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, खाने के रूप में इसका यूज होता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका फूड क्या होता है, ये फेवरेट फूड होता है। जैसे सांप की बात कर ले, सांप का फेवरेट फूड फ्रॉग होता है या फिर चूहा होता है, ठीक है। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, वहां पर ये फूड के रूप में इनके पैरों का या फूड के रूप में फ्रॉग का यूज करते हैं, फ्रॉग का सूप बना के पीते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मैम क्या क्या दिखाते रहे, तो अभी आप देखोगे, ठीक है। तो इनके पैरों को जैसे आप यहाँ पे भी कुछ लोग खाते होंगे, जो चिकन हो गया, मटन हो गया, ऐसे ही खाते हो आप लोग ना, तो ऐसे ही ये भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें ये बहुत, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये काफी महंगी डिश होती है, ठीक है। देखिए ये एक फूड वेब है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो फूड वेब में देखिए आपको ये फ्रॉग दिखाई दे रहा है ना, फ्रॉग देखिए, कॉर्न को या क्रॉप को कौन खा रहा है, ग्रासहोपर खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को फ्रॉग खा रहा है। इस फ्रॉग को सांप भी खा सकता है, इस फ्रॉग को और कौन खा सकता है, ईगल भी खा सकता है, चील भी खा सकता है, ठीक है। इधर भी आप देख पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई को भी फ्रॉग खा रहा है, फ्रूट फ्लाई को भी फ्रॉग खा रहा है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फूड वेब के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है।
चलिए ये देखिए आपको दिखाई दे रहा ना, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे करेंगे कि यौक क्या दिखा रही है मैम, तो इसमें देखिए ये कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे चाइना, जापान, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर इसके लेग्स को, ये इसका लेग्स दिखाई दे रहा है ना, तो इसके लेग्स को एज ए बहुत पता है महंगी डिश के रूप में इसको ये क्या करते हैं, खाते हैं। अच्छा, चाइना वालों के अलग ही शौक है, उनको पता चले मछलियां खानी है, जहरीली मछलियां खानी है, चमगादड़ खाने हैं, और जाने ये सब खा खा के पता नहीं कितनी बीमारियां फैला रहे हैं, है ना। कोरोना को उन्होंने ही एक तरह से उनका ही रिलीज है जिसकी वजह से इतने लोगों ने सरवाइव, इतने लोगों ने संघर्ष किया, इतने लोगों की डेथ हुई। तो उनके अलग अलग ही एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं दुनिया में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन ये लोग फूड पे इतने कह रहे हैं कि हम सांप खाएंगे, हम बिच्छू खाएंगे, हम केकड़े खाएंगे, हम सब खाएंगे, जितने भी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, हम सबको खाएंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फूड के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फ्रॉग को भी एक डिश के रूप में यूज किया जाता है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसके पैरों को ऐसे बढ़िया काट के उसको तल फ्राई व्राई करके, कुछ लोग तो फ्राई किए बिना भी खा लेते हैं, ऐसे जिंदा फ्रॉग को पकड़ते हैं, डाल दिए उबलते पानी में, मर गया। सोचिए कितना दर्दनाक होता होगा, है ना, जो ऐसे लोग करते हैं कितना ही, खैर वो अलग मुद्दा है। तो हम लोग अपने टॉपिक से भटकते नहीं है, इसमें याद रखेंगे कि ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फ्रॉग को एज ए डिश यूज किया जाता है, इसके ऑर्गन्स को खाते हैं लोग, ठीक है। इसकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके लेग्स होते हैं, जैसे कि चिकन के लेग होते हैं ना, चिकन का लेग जो खाते होंगे उनको पता होगा, तो बहुत चाव से खाते हैं, वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट डिश के रूप में यूज की जाती है। क्लियर, देखिए और एक देख लीजिए, ये इसका पूरी बॉडी में ये फ्रॉग दिखाई दे रहे हैं ना, फ्रॉग को पका के रखा है चारों तरफ, अब बीच में इसका मांस रखा हुआ है, तो फ्रॉग के पूरे इधर क्या है, पके हुए फ्रॉग रख गए हैं, और ये फ्रॉग की कोई डिश है जिसमें फ्रॉग को काट पीट के उसको बनाया है और उसको खाते हैं लोग, ठीक है। खैर, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब बेटा जी कंप्लीट होता है ये आपका फ्रॉग वाला पोर्शन, इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एनएमसी ने अभी जो अपडेट किया है उसमें आपको ये बताया है कि फ्रॉग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, और क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से आएंगे, जितना हमने पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जब आपका पेपर होगा उसके बाद एनालिसिस करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कहाँ से आते हैं, और जितना आपको पढ़ाया जाता है ना उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो चलिए पढ़ लीजिएगा, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।